हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला, जहां पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिलेशन फंक्शंस का 7वां लेक्चर, जहां पर हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। भाई, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था सर? वन वन ऑन टू, बाइजेक्शन, इनवर्स, कॉम्पोजिशन, बहुत सारी चीजें बात करी थी और थोड़ा सा आप लोग वहां पर बोर भी हो गए होंगे। हुए थे क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने तो थोड़ी बहुत आप लोगों को मजाक मस्ती भी करी थी। तो बोर तो होना ही था सर, मुश्किल टॉपिक था, लेकिन बोर नहीं होना है बेटा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके साथ तो लड़ना है, फाइट बैक लेना है, क्योंकि पेपर में वहां से सवाल आएगा। आएगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं जी सर, करेंगे। तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज करोगे तभी तो वो क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व हो पाएगा, है ना? तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मेहनत करने वाले ही आगे जाएगा, वरना कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वहीं रह जाओगे और फिर रोते रह जाओगे कि सर क्वेश्चन नहीं हुआ, आंसर नहीं आया, मार्क्स नहीं आ रहे, फेल हो गए। तो ये सब रोने से अच्छा है अभी मेहनत कर लो। आज वक्त है, आज मेहनत कर लो, जैसा बताया वैसे मेहनत कर लो, ठीक है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ्स को लेकर काफी एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को चाहिए होता है। तो आज मैं आप लोगों को ग्राफ्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और पूरा का पूरा समझाऊंगा कि भाई डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से वन वन ऑन टू को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे मासूम से दिखने वाले फंक्शन के साथ, जो कि हमारा कौन है सर? कांस्टेंट फंक्शन है। कौन है? कांस्टेंट फंक्शन। ना कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमसे क्या कहता है? क्या कहता है? सुन 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 बाबा, क्या कहता है? वो ये कहता है कि सर अगर मैंने इस फंक्शन को क्या नाम दिया, इस फंक्शन को मैंने नाम दिया कि सर ये एफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट फंक्शन से डिनोट हो रहा है, एफ एक्स बराबर के से डिनोट हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है ये वैल्यू क्या है सर? ये वैल्यू के है। अब ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी ये ऊपर की तरफ बनी है तो सर ये के की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर? के की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन अगर यही वाली लाइन जो है सर वो नीचू की तरफ बनी होती तो क्या होता? अगर ये लाइन जो है सर नीचू की तरफ बनी होती तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ये लाइन नीचू के तरफ बनी होती तो हम लोग ये वाले पॉइंट को भी सर के कह सकते थे। लेकिन इस के में खास बात क्या होती सर? इस के में खास बात ये होती कि ये लेस देन 0 होता। सर इसका ग्राफ कैसे बन रहा है वो थोड़ा सा बताइए ना प्लीज, है ना? तो बिक्की जी जरूर बताएंगे। बिक्की जी बताएंगे कि सर हम लोग सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है सर? एफ एक्स बराबर सपोज कीजिए 3 है। तो अगर आप इसके अंदर x की जगह पर 1 डालते हैं तो भी आंसर आपका 3 आएगा, x की जगह पर 2 डालते हैं तो भी आंसर 3 आएगा, x की जगह पर अगर -1 डालते हैं तो भी 3 आएगा। ये बात जानते हो ना? कॉमन लॉजिक है। तो सर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा सर? 3 आएगा। x की वैल्यू 2 डालता हूं तो भी आंसर मेरा कितना आएगा? 3 आएगा। x की वैल्यू -1 डालता हूं तो भी आंसर मेरा कितना आएगा सर? 3 ही आएगा। यानी ये वाला पॉइंट सर 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट अगर -1 है, क्या है सर? -1 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये पॉइंट हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर? 2,3 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -1,3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो लाइन है ये हमारा y बराबर 3 से गुजर रहा है और फंक्शन ने बोला कि x की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 3 से ही गुजरेगा। यानी x की वैल्यू 1 डालो तो भी आंसर 3 आया, 2 डालो तो भी आंसर 3 आया, -1 डालो तो भी आंसर 3 आया, फिर कोई भी वैल्यू डालो आंसर हमेशा 3 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं एफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट ऐसे ले लेता कि एफ एक्स जो है वो -3 हो जाए, तो बच्चे एफ के अंदर 1 डालूंगा तो भी -3 आएगा, 2 डालूंगा तो भी -3 आएगा, 1 डालूंगा, -1 डालूंगा तो भी -3 आएगा। सो इस कंडीशन के हिसाब से कि सर 1 डाला तो भी -3 आया, है ना सर? हाँ जी सर, 1 डाला तो भी -3,
2 डाला तो भी -3, सर -1 डाला तो भी -3 ही आ रहा है। यानी ये जो पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 -3 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये सर 1, 3 -3 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा ये 2, -3 हो जाएगा। यानी दिस ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। यानी इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं सर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पाया जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई सर? डोमेन और रेंज का समझाइए थोड़ा सा, डोमेन और रेंज इसमें क्या देखना है सर? डोमेन की बात अगर मैं करूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये ग्राफ जो है ना, ये एक्स एक्सिस में इंफिनिटी के -इन्फिनिटी पूरे में बना हुआ है। यानी ये पूरे में बना हुआ है, तो मैं यहां से कहूंगा सर इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन कितना हो जाता है सर? इस फंक्शन का डोमेन हो जाता है माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। अच्छा सर, ठीक है सर। ये ग्राफ जो है, ये बच्चे अगर मैं नीचे वाली लाइन को इग्नोर कर दूं अभी, क्योंकि ग्राफ तो एक ही होगा ना, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, तो लेट अस अज्यूम मैं इसको लेकर बात कर रहा हूं, तो सर ये सिर्फ 3 पर आ रहा है ना, सिर्फ 3 पर आ रहा है। यानी जब भी आप निकालो तो सर y की वैल्यू सिर्फ 3 ही आ रही है। तो इस कंडीशन में हमारा रेंज कितना हो जाएगा सर? रेंज हो जाएगा हमारे पास केवल 3 हो जाएगा। ओके सर, केवल 3 हो जाएगा। 3 ऐसे ना लिखकर बेटा आप सेट्स में लिखेंगे कि सिर्फ 3 हो जाएगा। अगर दूसरे ग्राफ में देखोगे, नीचे वाले ग्राफ में देखोगे तो -3 हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। अब मुझे देखना है कि सर अगर मैंने इस फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे इस फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करूं, कैसे? इस कंडीशन में यहां देखिए, यहां मैं पहले केस में करता हूं कि फंक्शन जो है वो सर रियल नंबर से किस में है, रियल नंबर पर है। या फिर मैं ये बोलूं दूसरे कंडीशन में कि सर फंक्शन जो है वो रियल नंबर से केवल 3 पर है। किस में है सर? केवल 3 सेट पर है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, कैसा होगा? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा कि ये फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। 1 1 कैसे नहीं है सर? 1 1 ऐसे नहीं है क्योंकि जब हम लोगों ने कहा था कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारेंगे, तो अभी के लिए मेरा डोमेन कितना है सर? डोमेन आर है। अच्छा, कोडोमेन कितना है सर? कोडोमेन आर है। कोडोमेन अगर आर है, इसका मतलब सर मैं माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं इधर कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं। तो बना लो मेरे दोस्त, बना लो बना लो बना लो। मैंने कहा सर मैं एक तो 3 पर ही बनाकर देखता हूं। लीजिए बन गया जी। इसने कितनी बार काटा लग ग्राफ को सर? इसने 1 2 3 4 5 10 15 20 नहीं सर, इसने इन्फिनाइट टाइम्स बार काटा। देखो दिखाऊं, ये इसने यहां भी काटा होगा, यहां भी काटा होगा, यहां भी काटा होगा, यहां भी काटा होगा, यहां भी काटा सर, यहां भी काटा, यहां भी काटा, यहां भी काटा, यहां भी काटा। यानी देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में। तो सर एक बात तो पक्की हो गई कि ये ग्राफ जो है वो मेनी वन है। कैसा है सर? ये ग्राफ हमें समझ में आता है कि दिस इज मेनी वन। कलर चेंज जी सर, क्या सा हो जाता है सर? मेनी वन। तो क्या सर ये भी मेनी वन ही होगा? हाँ बच्चा, ये भी मेनी वन ही होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, समझ में आता है। आगे ऑन टू है कि नहीं ये देखना होगा सर। वही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अभी अगर मैं इसे R2R की बात करूं, रियल नंबर से रियल नंबर की बात करूं, तो उस कंडीशन में सर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर सकता था। जी बेटा यहां कर सकते थे। सर मैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर सकता था। हाँ जी बच्चे, यहां पर भी कर सकते थे। दोनों कंडीशन को अगर आप सही सही समझें तो आपको पता लगेगा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को काटा ही नहीं। सर काटा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले में आते हैं जहां पर हमने डोमेन कितना रखा है सर? डोमेन तो रियल नंबर रखा है, लेकिन रेंज कितना रखा है सर? रेंज हम लोगों ने कोडोमेन को हम लोगों ने रेंज के बराबर रख दिया। आपको पिछली क्लास का आखिरी सवाल याद है जहां मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था कि सर अगर कोडोमेन की जगह अगर रेंज रख दिया जाए,
कोडोमेन की जगह अगर रेंज रख दिया जाए तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है सर, ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाता है। तो इसका मतलब ये सवाल क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा ऑन टू, है ना, ये बन जाएगा ऑन टू। नाउ 1 ऑन टू हम लोग सिर्फ तभी चेक करते हैं बेटा जब हमें डोमेन और कोडोमेन दिया होता है, हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में 1 ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर। आगे हमारे पास क्या है, अगला मासूम सा फंक्शन है बेटा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सर आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो कि हम लोगों ने बात भी किया हुआ है सर, एफ एक्स बराबर एक्स। कैसा होता है सर, एफ एक्स बराबर एक्स, इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये आइडेंटिटी क्यों कहलाता है दोस्त, ये कहलाता है कि सर अगर मैंने f के अंदर 1 डाला तो आंसर 1 आ जाएगा, अगर मैंने f के अंदर 2 डाला तो भी आंसर 2 आ जाएगा, f के अंदर मैंने 3 डाला तो आंसर 3 आ जाएगा, या फिर f के अंदर मैंने कोई भी नंबर डाला तो सर वही नंबर आ जाएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसे ग्राफ में कैसे समझे दोस्त, ग्राफ में ऐसे समझें कि सर अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाली, है ना, क्या किया सर, x की वैल्यू हम लोगों ने 2 डाली तो y की वैल्यू भी सर 2 आ जाएगी। हाँ सर, अगर मैंने x की वैल्यू -1 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -2 आ जाएगी। यही तो खेल चल रहा है सर, अब समझ में आया कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है। अब इसकी कुछ खास बातें देख लो भाई। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये 1,1 है। ये वाला पॉइंट जो है ये बेटा 2,2 है। ये वाला पॉइंट जो है ये सर -1,-1 है। ये वाला पॉइंट सर -2,-2 है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात इसमें ये है कि सर इसकी कोई अच्छी बात नहीं है, झूठ बोल रहा हूं मैं। इसकी अच्छी बात ये है कि जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए दोस्त वो आप ध्यान से सुनो, वो ये कि सर इसकी जो परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है, इसका जो परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है वो दोनों बराबर है, क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस में भी 1 है, ये वाई एक्सिस में भी 1 है। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसका परपेंडिकुलर और बेस बराबर है तो सर मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल यहां पर बन रहा होगा, ये एंगल आप देख रहे हो ना दोस्त, ये वाला एंगल ये कितने का होना चाहिए, ये कितने का होना चाहिए सर, ये 45 डिग्री का होना चाहिए। ये यहाँ से भी बेटा 45 डिग्री का ही एंगल बनाता है। और हमें ये समझ में आता है कि सर अगर मेरा थीटा जो है वो 45 डिग्री बन रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा सर, स्लोप हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी हो जाती है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है 0 0 से पास करती है, इसलिए y बराबर बेटा 1x हो जाता है, यानी y बराबर x मेरा इक्वेशन बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बात क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझ में आया। अब खेल आता है कि सर इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए। भाई डोमेन की बात करें तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है सर ये -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, और ये जो ग्राफ है ये सर वाई एक्सिस में भी माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ इस फंक्शन का तो वो भी सर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, और अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो वो भी सर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। धुआंधार एकदम, बिल्कुल सर। इन्फिनिटी समझ में आ गया कि कैसे कैसे फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है। नेक्स्ट सर, अब अगर मुझे इसमें 1 ऑन 2 चेक करना है तो फंक्शन को मैं एक लेवल पे डिफाइन करूं, कैसे? हम लोग मान लेते हैं कि सर एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमें एक्स दिया गया है, और मैं कहता हूं फर्स्ट एग्जांपल में मैं कहता हूं कि फंक्शन जो है वो बेटा R2R डिफाइन किया गया है। समझना बेटा, R2R डिफाइन किया गया है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। तब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर इसमें एक बात है कि आपने ये जो है ये सर हमारे रेंज के बराबर ही है। तो सर अगर मैंने कोडोमेन को रेंज के बराबर रख दिया तो ये बात तो श्योरिटी हो गई ना कि सर ये फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है। कैसा है सर, ऑन टू फंक्शन, ये पक्का हो जाता है। जी सर हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोडोमेन को रेंज के बराबर रख दिया जाए तो सर मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, डन है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर लेना भी चाहूं तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके अपने
कोडोमेन में बना सकता हूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके अपने कोडोमेन में बना सकता हूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चे ऐसे करके अपने कोडोमेन में बना सकता हूं। जी सर, ऐसे करके जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारेंगे तो आपको वहां से भी पता चलेगा कि सर इसने ग्राफ को एक बार काटा, इसने ग्राफ को एक बार काटा, इसने भी सर ग्राफ को एक बार काटा, तो इसने मुझे बार बार बताया, सबूत दिया कि सर आप जब भी बनाइए आपका फंक्शन जो होगा वो 1-1 फंक्शन ही बनेगा, एक ही बार काटेगा। सो ये रियल नंबर टू रियल नंबर में कैसा फंक्शन है सर, 1-1 और ऑन टू फंक्शन ये बन जाता है ना। बात क्लियर, एकदम चकाचक समझ में आता है, ठीक है। तो सारी बात, ये बात तो सर बचपन में हमें समझ में आती थी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस फंक्शन के साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो। सवाल नहीं है सर, अब आता है सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फंक्शन, एंड दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो सर इसे भी कूटेंगे, एकदम कूटेंगे भाई, एकदम कूटेंगे। देखो मॉड्यूलस फंक्शन के साथ ना दिक्कत यह है कि बच्चे को ना एक्चुअल बात नहीं पता होती है, मॉड्यूलस फंक्शन को उसे डील करना नहीं आता है। वो ये कहता है कि सर सपोज कीजिए हमारे पास एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन है, तो लेट कर लीजिए कि सर y बराबर मॉड्यूलस एक्स फंक्शन है ना। अब देखिए आप लोग ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं, अभी सीखना है। कैसे कि सर अगर मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर 2 डाला तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर -2 डाला तो भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अगर मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर 3 डाला तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा, और अगर मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर -3 डाला तो भी आंसर मेरा 3 ही आ जाएगा। यही तो होता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख रहे हो और मॉड्यूलस फंक्शन का सिंबल बना रहे हो, क्या कर रहे हो सर, ध्यान दो, ध्यान दो। मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही है सर, मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही है। यहां देखिए सर, अगर मैंने y की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर 2 डाला तो भी आंसर 2 आएगा, मैंने y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू -2 डाला तो भी आंसर 2 आएगा, मैंने y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 3 डाला तो भी आंसर 3 आएगा, मैंने y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू -3 डाला तो भी आंसर 3 ही आएगा। अब इसे समझो, इसे समझो सर, कैसे समझें, ध्यान से देखना बेटा। ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने x की वैल्यू बेटा कितना डाला, ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया, ये आपका -1 हो गया, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, 1 2 एंड 3 हो गया। जी सर बिल्कुल डन है। तो ये कह रहा है कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाला तो मेरा y की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 3 डाला तो सर मेरा y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। सर अगर मैंने x की वैल्यू -2 डाला तो मेरा y की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू -3 डाला तो मेरा y की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है बट आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जैसे जैसे मैं वैल्यू डालूंगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू हमेशा सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगी, बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव में बदल देता है। इसे अगर आप इसे ऐसे समझना चाहें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिलेगी दोस्त। कैसे, जरा देखिएगा। इस पार्ट को हम लोग इधर ले जाते हैं कि सर यहां से ये कंडीशन हमारे समझ में आती है, इसको ऐसे, है ना। अब ध्यान से देखिए सर, इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है। लॉजिक बच्चे ऐसे है कि सर अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, तो हम लोग ये कहते हैं कि सर ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन कौन सी है सर, y बराबर x की लाइन है, ठीक है सर। अगर मैं इसे नीचे ले आता हूं डॉटेड करके, ऐसे करके, तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा सर, ये अभी हमारा y बराबर x को ही डिनोट कर रहा होगा, है ना, y बराबर x को ही डिनोट कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर जब मैं x की वैल्यू माइनस में डालता हूं, सपोज कीजिए मैंने माइनस का 4 डाला, तो यहां पर कितना आएगा सर, -4 ही आएगा, है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शन आपको ये बोलता है कि सर मॉड्यूलस फंक्शन को आप y बराबर x ना करके अगर आप इस तरफ ले जाते हैं, इस ग्राफ को इधर ना लेकर ऊपर की तरफ इसकी मिरर इमेज ऐसे करके बना देते हैं, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी सर, y बराबर -x बन जाएगी। हाँ जी सर।
तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैंने x की वैल्यू यहां पर डाली थी तो ये क्या बना था सर, -4 डाला था, तो यहां पर कितना आ गया था सर, -4 आ गया था। लेकिन जब मैं यहां पर -4 डालूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, माइनस माइनस +4 बन जाएगी। तो हम लोग इसे कैसे बदलते हैं वो आपको यहां पर समझना है कि सर अगर मेरे पास y बराबर मॉड्यूलस x है तो हम लोग कहेंगे कि सर एक बार तो ये y बराबर x के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा दोस्त, मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सर एक बार तो हम लोग इसे y बराबर x के फॉर्म में लिखते हैं और एक बार हम लोग इसे y बराबर -x के फॉर्म में लिखते हैं। कब लिखते हैं बेटा, हम तब लिखते हैं जब हम लोग जीरो के यानी जीरो के इस तरफ होंगे, यानी x ग्रेटर देन जीरो वाला जो रीजन होगा उस वक्त जो लाइन हमारी बन रही है वो y बराबर x से बन रही है ना। तो इसका मतलब ये सर कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अच्छा, और जब हम लोग इस रीजन में होंगे यानी x लेस देन जीरो वाला रीजन होगा उस वक्त हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है सर, ऐसे करके बन रहा है, यानी y बराबर -x बन रहा है। तो हमने कहा सर y बराबर -x कब बन रहा है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। सर इक्वालिटी पर क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा आप ना इक्वालिटी पर यहां भी इक्वालिटी होल्ड करवा सकते हो, आप यहां पर भी इक्वालिटी होल्ड करवा सकते हो, लेकिन इन जनरल हम लोग पॉजिटिव वाले पे इक्वालिटी होल्ड करवाते हैं इन जनरल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब ये चीज क्या बेसिक लेवल पे समझ में आती है कि y मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके का ग्राफ क्यों बनाता है, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव की तरफ धकेल देता है। तो जब भी आप x की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं तो उसका आंसर वो पॉजिटिव साइड ले जाता है, ना कि नेगेटिव साइड में लेकर जाता है। तो दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन। अब सर ये वाला ग्राफ किसका है, ये भी मॉड्यूलस का है, हाँ हाँ हाँ, ये भी मॉड्यूलस का है। हाँ जी, कैसे सर, ये वाला ग्राफ जो आपने बनाया ये तो आपका समझ में आया कि ये y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ नहीं समझ में आता है बच्चों को इन जनरल। बेटा देखो कुछ नहीं किया है, अगर मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वी शेप आप लोग देख रहे हो, ये वी शेप उठा के बेटा इस तरफ ले दिया गया है। अब खास बात यहां पे नोट कर लो, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया, कि सर ये एंगल कितने का होगा, बताओ, ये एंगल 45 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि सर ये y बराबर x लाइन से ही तो डिनोट हो रहा है। और ये वाला लाइन कितने का होगा बेटा, ये एंगल कितने का होगा सर, ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये y बराबर -x से डिनोट हो रहा है जी। ठीक है सर, यहां कैसे समझे बेटा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज कि सर फंक्शन f(x) जो है वो हम लोग ले लेते हैं मॉडुलस में x-2। क्या ले लेते हैं सर, मॉडुलस में x-2। अब इसे समझिए दोस्त, समझिए कैसे, कि बच्चे इसके अंदर ना एक वैल्यू आती है, क्या, x-2 जी। उस x-2 को अगर मैं क्या कर दूं बेटा, 0 रख देता हूं तो सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त, 2 आ जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू को अगर मैं क्या मान लूं दोस्त, इस वाली वैल्यू को अगर मैं 2 मान लूं तो 2 के इस तरफ एक नंबर लाइन होगा, है ना सर, 2 के इस तरफ एक नंबर लाइन होगा, जो कि कौन सा नंबर लाइन होगा सर, x ग्रेटर देन 2 वाला होगा। और सर 2 के इस तरफ एक नंबर लाइन होगा जो कि x लेस देन 2 से डिनोट करने वाला नंबर लाइन होगा। और ये कौन सा जगह है सर, ये वाली जगह है x बराबर 2 वाली जगह है। कौन सी सर, x बराबर 2 वाली जगह है। क्या इतना सभी को समझ में आता है कि नंबर लाइन को हम लोगों ने उस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या किया, 3 हिस्सों में तोड़ दिया जी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी उस कंडीशन में अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो सर मेरे पास आंसर कैसा आएगा सर, आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है, आंसर कैसा आ रहा है सर, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू डालता हूं तो भी सर आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। ये वो कहना चाहता है, लेकिन सर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। समझाऊंगा समझाऊंगा, थांबो। देखो देखो इस चीज को देखो, मैं एक्चुअली में क्या समझाना चाहता हूं वो देखिए, कि ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं दोस्त, ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं तो दिस इज एक्चुअली में ओके, सीधी है लाइन, पता नहीं, हाँ सर सीधी है, अब सीधी है नहीं सर,
बिल्कुल नहीं। अब सीधी है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, एक ये वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हो। ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला पॉइंट है 4,2, है ना? क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला पॉइंट 4 है। सर ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 0,2। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? है। देखो कैसे सेंस है, जरा ध्यान से देखना। हमने कहा सर मैं 2 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज 4। क्या ले रहा हूं? 4। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैंने y में क्या किया, इस फंक्शन में 4 डाल दिया, तो 4 - 2 मॉड्यूलस 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो मैंने 4 डाला तो आंसर क्या आया? 2 आ गया। ठीक है सर, अगर मैंने y फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 डाल दी तो आपका क्या बन जाएगा? माइनस के मॉड्यूलस 2 बन जाएगा, तो आंसर फिर से क्या आ गया सर? 2 आ गया। देखो ना, आ गया ना सेंस कि सर 0 डाला तो भी 2 आया, 4 डाला तो भी 2 आया, तो बात तो क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बात यहां तक हमें समझ में आती है बेसिक लेवल पे। लेकिन जैसे सर आपने ग्राफ को यहां पर y बराबर x और y बराबर -x में तोड़ा, तो आपको ये समझ में आया कि यहां जो मॉड्यूलस फंक्शन था सर, यहां जो मॉड्यूलस फंक्शन था यानी इसके अंदर का पॉलिनोमियल x था, जिसे x बराबर 0 अगर रखोगे तो आपके पास पॉइंट कौन सा आता है सर? 0। इसीलिए बेटा 0 पर आपने क्या किया? 45 डिग्री की लाइन यहां बना दी, 45 डिग्री की लाइन यहां बना दी। सर यहां पर x बराबर क्या आया था? 2 आया था। तो आपने क्या किया बेटा? 2 पर आकर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकाला, और वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पर आपने 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर एक लाइन यहां बना दी और 45 डिग्री पर एक लाइन यहां बना दी। तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन क्या होगी बेटा? वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये वाली लाइन जो होगी बेटा, ये y बराबर x - 2 से ऐसे करके डिनोट हो रही होगी, जबकि ये वाली लाइन जो होगी ये y बराबर बेटा माइनस के x - 2 से डिनोट हो रही होगी। आप चाहें तो ये वैल्यूज यहां पर सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। ये कैसे आ रहा है सर? ये कैसे आ रहा है? जैसे आप लोगों ने y बराबर मॉड्यूलस x को तोड़ा ना, ठीक वैसे ही बच्चा, ठीक वैसे ही आप y बराबर मॉड्यूलस x - 2 को भी तोड़ेंगे और कहेंगे कि सर एक बार y बराबर प्लस में x - 2 लिख देना, एक बार y बराबर माइनस में x - 2 लिख देना। लेकिन कब कब लिखना सर? क्योंकि उस वक्त जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ रहा था, लेकिन इस वक्त हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है सर? x ग्रेटर देन 2 या फिर x लेस देन 2 के लिए सर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इधर बेटा इक्वालिटी लगा देना इन जनरल फॉर्म में, जो कि मैंने बताया है ना। बात समझ में आ रही है दोस्त? यानी कि सर अगर मुझे यहां पर ऐसा कोई फंक्शन देता जिसमें y बराबर हमें x + 3 देता, तो हम क्या करते? तो हम ये कहते कि सर हमारे पास ये फंक्शन दो हिस्सों में टूट जाता। एक बार y बराबर पॉजिटिव में x + 3 में टूटता, एक बार y बराबर माइनस के x + 3 में टूटता। लेकिन कब कब सर? कब कब के लिए बेटा आपको क्या करना होता है? ये जो अंदर मॉड्यूलस के अंदर है, इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना होता बेटा? 0 के बराबर रखना होता। तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास -3 आ जाती। तो आप यहां से कहते कि सर व्हेन, जब x की वैल्यू बेटा -3 से बड़ी होती और जब x की वैल्यू -3 से छोटी होती, ये तब होता। और सर इक्वालिटी आप लोग ग्रेटर देन वाले पे लगा देते, है नहीं? तो सर इस रीजन को अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से और फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके, ये कुछ गलत हो गया, अभी हटाते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया और फिर हम लोग बात करते हैं सर इस वाले ग्राफ के। सर ये हो गया हमारा x एक्सिस, जी सर x एक्सिस हो गया, और फिर हमारे पास आ जाता है y एक्सिस। मान लीजिए बेटा ये y एक्सिस हम लोगों ने बना दिया, जी सर ये 0 हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 एंड सो ऑन। क्योंकि बच्चा हम लोगों को जो सॉल्यूशन मिल रहा है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज -3 है, तो आप क्या करेंगे? आप एक 45 डिग्री वाली लाइन जो है वो बेटा -3 पर इस तरफ ले जाएंगे, 45 डिग्री वाली लाइन इस तरफ ले जाएंगे ऐसे करके, और एक लाइन बच्चा आप 45 डिग्री पर ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से बनाते हुए। तो ये वाली जो लाइन होगी दोस्त,
ये वाली जो लाइन होगी ये कैसे डिनोट होगी सर, y बराबर x-3 से, और ये वाली लाइन कैसे डिनोट होगी, y बराबर -3 से डिनोट होगी। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस, है ना। तो आपको ये चीजें यूज करनी आनी चाहिए बेटा, आपको ये चीजें दिमाग में बहुत तेज चलना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन को हमें कैसे ड्रॉ करना है और कैसे उसके पॉइंट्स पे पता करना है कि कहां से वो कौन सी इक्वेशन रखेगा और किसके बाद वो कौन सी इक्वेशन में बदल जाएगा। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है, ग्रेटर देन वाली साइड पे प्लस होता है, लेस देन वाली साइड पे माइनस होता है। बस आपको ये पता करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट में आपको बनाना है। डन है। अच्छा सर, इसमें और क्या क्या चीजें देखनी है बेटा, इसमें हमें देखना है 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, है ना। 1 ऑन टू के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सर इसमें और क्या क्या हमें देखना चाहिए होता है, वो चीज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये पेज हम लोग थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं सर, साफ सफाई के बाद हमें अच्छा लगेगा। ओके चलिए, डन है सर, डन है, डन है ना। चलो, हम कह रहे हैं कि सर मुझे इस फंक्शन में ये बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या क्या होगा। डोमेन और रेंज बताने के लिए आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, वो ये कि सर ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस पे इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, यानी ये माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारा डोमेन क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा डोमेन हो जाएगा इसमें माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। सर इसका रेंज अगर देखें, रेंज तो सर ये वाई एक्सिस पे तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिवली फैला हुआ है, लेकिन नीचू नहीं जा रहा है सर, नीचे नहीं जा रहा है। ये कहां तक गया है सर, ये सिर्फ 0 तक गया है। यानी अगर मैं इसका रेंज लिखना चाहूं तो रेंज कितना हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है क्योंकि 0 तक आंसर हमारा आता है। तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस आएगा? आप कहेंगे सर इसका भी ग्राफ माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ड्रॉ हो रहा है, तो हमारा डोमेन कितना हो जाएगा सर, डोमेन अभी भी हमारा माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। जी सर। रेंज की बात करें तो बेटा देखो, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है इस ग्राफ का कितना है सर, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा 0 है। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम पॉइंट की बात करूं तो बेटा ये अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट अगेन क्या है सर, इन्फिनिटी है। यानी ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कहां तक फैला हुआ है सर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन और जो रेंज होगा वो कैसा होगा सर, वो 0 से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज और डोमेन रेस्पेक्टिवली डिफाइंड होगा। डन है, बात समझ में आती है। सर अगर मैं यहां पर बात करूं किस चीज की, मैं बात करता हूं कि सपोज कीजिए, सपोज करें मैंने कहा कि सर एफ एक्स जो है वो हमारे पास मॉड्यूलस एक्स है, एफ एक्स जो है वो हमारे पास मॉड्यूलस एक्स है, एंड एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया जाता है, एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया जाता है। सो उस कंडीशन में सर ये 1 ऑन 2 फंक्शन कैसे होगा? बेटा देखो ध्यान से देखो, हमारा डोमेन तो आर है सर, डोमेन आर है, इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा को डोमेन जो है वो सर रेंज के बराबर नहीं है। रेंज पता है हमें, हमने पता लग गया ना ग्राफ से, रेंज पता लग गया ना, तो सर को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। तो इसे देखते ही मेरे मन में कुल बुलाते हुए कुछ ख्याल आए कि सर ये फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। कैसा होगा सर, नॉट ऑन टू होगा। लेकिन अगर मुझे एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स दे देता और मेरे को ये बोलता कि सर अब जो मेरा फंक्शन है वो रियल नंबर से लेके 0 टू इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, तो उस केस में मेरे मन में ख्याल आता क्या सर कि जो रेंज है वही सर को डोमेन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, जबकि ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। समझना है ये चीज है, जितना जल्दी समझोगे उतना फायदे में रहोगे। चलो आगे देखो, सर ये 1 है कि नहीं? बेटा 1 के लिए हम लोग कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारोगे तो ये एक लाइन बनाते ही आपके मन में सवाल आ जाएगा, सर इसने यहां काटा
और यहां काटा, जब 2 बार काटा तो काटा काटा सर कितना काटा, कैसा हो जाएगा बेटा, ये मेनी वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्त, मेनी वन हो जाएगा। सेम इस केस में यहां पर भी लगाकर देख लो तो भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो ये फंक्शंस आप लोगों को समझ में धीरे 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 और क्लियर हो रहे हैं ना। हाँ जी सर, हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक अपनी बात क्लियर हो जाती है कि सर मॉड्यूलस फंक्शन से हम लोगों ने डील कर लिया, इसको बनाते कैसे हैं ये भी डील कर लिया। चलो आगे चलते हैं यहां से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन विच आर पैराबोलिक फंक्शंस या फिर क्यूबिक फंक्शंस, जिसे स्क्वायर फंक्शंस भी कहा जाता है। स्क्वायर फंक्शंस की बात करें तो बेटा उसे पैराबोलिक फंक्शंस आप बोल सकते हो। तो स्क्वायर फंक्शन में क्या होता है, जैसे बेटा हम लोगों ने 1 डाला हो, क्या डाला हो सर, 1 डाला हो, तो 1 डालने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आती है दोस्त, 1 आ जाती है। क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अगर मैं 0.5 डालता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मैं 0.5 डालता हूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। हाँ सर 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। लेकिन अगर मैं वैल्यू क्या डालता हूं दोस्त, अगर मैं वैल्यू 2 डालता हूं तो अब मेरा ग्राफ कहां टच करेगा सर, जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो मेरा ग्राफ का आंसर 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा सर, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो ये बात समझ में आती है कि सर वैल्यू के बेसिस पर ही ऐसा ग्राफ बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो सर 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो और ऊपर जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब जो है y की वैल्यू जो है वो x के कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सर अगर मैंने -1 डाला होता तो भी मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी सर, 1 आ रही थी। अगर मैं -2 डाल रहा होता तो मेरा आंसर कितना आ रहा होता सर, -4 नहीं 4 आ रहा होता, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये कभी y एक्सिस के नीचे जाता ही नहीं है, सॉरी x एक्सिस के नीचे जाता ही नहीं है, बिकॉज y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बेटा अगर आप लोग y बराबर x² ले लेते हो तो x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, स्क्वायर होने के बाद आंसर पॉजिटिव आएगा, आएगा सर, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, हैं जी। तो आप ध्यान से देखने वाली बात है कि सर ये ग्राफ जो है ये माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो मेरा डोमेन कितना हो जाएगा सर, मेरा डोमेन यहां पर दिख रहा है माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। लेकिन सर ये 0 तक ही जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ये ऊपर तक कहीं तक भी जा रहा है। तो सर मेरा रेंज, इसका भी रेंज कितना हो जाएगा सर, इसका रेंज मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बोलो। हाँ जी हो जाएगा जी सर। मैं इसका 1 on 2 अगर चेक करूं, कहां पर सर 1 on 2 चेक करना है आपको, एग्जाम्पल यहां पर देखिए दोस्त, एग्जाम्पल है कि fx बराबर आपको दिया गया है x², आपको चेक करना है कि FR2R पर ये 1 on 2 है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज वही मन में आ रही है कि सर अगर मेरा रेंज 0 टू इन्फिनिटी है और कोडोमेन R है तो क्या ये मेरे को सबूत दे रहा है कि सर ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई, कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। और कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है तो सर इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ये सर फंक्शन कम से कम ऑन टू तो नहीं है, यानी मैं इसे नॉट ऑन टू बोलूंगा। क्या बोलूंगा सर, इस कंडीशन में नॉट ऑन टू हो जाता है। लेकिन क्या ये 1 फंक्शन है, तो सर इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मार के देखो जी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारेंगे तो मेरे आंखों के सामने यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे जिस पर ये कट मार रहा होगा, तो यानी सर ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 फंक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से ऑब्जर्व किया है, मैं आपको ग्राफ्स में भी ऑब्जर्व करवा रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सर अगर मैंने यहां पर इस चीज को r की जगह 0 टू इन्फिनिटी डाल दिया तो आप मुझे बताइए कि फंक्शन 1 on 2 में से कौन सा होगा। ये होमवर्क है बेटा, आप लोग टैग करके आंसर करना है ना। चलो आगे देखो, क्यूबिक फंक्शन। सर क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन में ऐसा होता है कि अगर मैंने वैल्यू 1 डाली, ध्यान से देखना, वैल्यू अगर 1 डाली तो आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर 1 आ जाएगा। सर अगर मैंने वैल्यू यहां पर 2 डाली तो अब वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। अगर ये जाके काटेगा तो कितना हो जाएगा, 8। सर अगर मैंने -1 डाला होता तो क्या होता, सो -1 से बेटा आंसर कितना आ जाता, -1 आ जाता, -1 का क्यूब -1। अगर मैं -2 डालता तो सर अब मेरा आंसर कितना हो जाता सर, -8 हो जाता। कितना हो जाता, -8 हो जाता। तो अब ये ग्राफ क्या होता है सर, आधा ग्राफ इसका एक्स एक्सिस से ऊपर जाता है, आधा ग्राफ सर एक्स एक्सिस से
नीचे चला आता है क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है। हम इससे रिलेटेड और भी चीजें बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इसमें डोमेन और रेंज को समझना है। सर डोमेन जो है ये इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ है, तो मेरा इस कंडीशन में डोमेन क्या हो जाएगा सर? डोमेन हो जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। सर इसका वाई एक्सिस में भी ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, ग्राफ नीचे तक जा रहा है, यानी माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। सो सर मेरा रेंज कितना हो जाएगा? सर मेरा रेंज भी माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, हैं जी? बिल्कुल सर। अब इस पे सेट करते हैं एक एग्जाम्पल, सेट करते हैं सर एग्जाम्पल बोलता है कि फंक्शन को अगर मैं रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन करता हूं और एफ एक्स बराबर अपने को एक्स का क्यूब दिया गया है, तो हमें बताइए कि सर ये 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, हैं जी? मैं बोलूंगा कि सर हमारा कोडोमेन क्या दिया गया है? सर कोडोमेन आर दिया गया है। सर रेंज क्या है हमारा? सर रेंज भी तो आर ही दिया हुआ है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स का लाइन होता है। तो सर जब कोडोमेन और रेंज हमें सेम दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि सर ये फंक्शन ऑन टू होगा, होगा सर, होगा, ऑन टू होगा। अब सर अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 के लिए हम लोग मारेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो बेटा एक बार मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन बना लेता हूं, एक बार मैं एक्स एक्सिस के नीचे एक लाइन बना लेता हूं, तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को दिखेगा कि सर इसने सिर्फ एक ही बार काटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को सिर्फ एक ही बार काटा है। तो इसने मुझे क्या बता दिया कि सर ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है। कैसा है सर? 1 1 है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि सर अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये कैसा फंक्शन है सर? एक बाइजेक्शन फंक्शन है। और बाइजेक्शन फंक्शन के लिए हम लोग कहते हैं क्या सर? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसा बेटा? इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हैं जी? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सर इसमें अगर मुझे इनवर्स एग्जिस्ट करवाना हो तो मैं कैसे करूं? पैराबोलिक फंक्शन में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो 1 1 है ही नहीं, ऑन टू भी नहीं है। सर मैं इनवर्स एग्जिस्ट करवाना चाहता हूं, तो कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसे जुगाड़ हैं जो मैं करूं तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए? हाँ बेटा, हाय। कैसे है? देखो भाई, देखो देखो देखो, आपको यही चीजें तो सीखनी है कि सर अगर मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे करके एक्स एक्सिस हो गया, सर ऐसे करके हमारा वाई एक्सिस हो गया, जी सर। अब आपने ग्राफ जो बनाया वो आपने कहा कि सर ग्राफ आपका एक तो सर ऐसे करके ऊपर जा रहा है, एक सर यहां से ऐसे करके ऊपर जा रहा है, यही तो ग्राफ बनाया ना आपने, है ना? तो अब ऐसा हो रहा है कि सर अभी जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारता हूं तो क्या हो रहा है सर? सबसे पहली चीज, ये ग्राफ 1 1 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो सर 1 1 बनाने के लिए हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? ठीक है, हम क्या करें? हम 1 1 बनाने के लिए कहेंगे कि सर हमें ना इतना ही ड्रॉ अगर मैं करता, मैं इस ग्राफ को सिर्फ इतना ड्रॉ करता तो ये 1 1 हो जाता। क्या आप बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं भाई। कैसे? ध्यान से देखना, मैंने कहा सर मैं इस ग्राफ को अगर मैं सिर्फ इतना बनाता, तो अब अगर मेरे यहां पर ये वाली लाइन हो जाती, तो सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारता और मुझे ये सबूत देता कि सर इसने ग्राफ को सिर्फ एक ही बार काटा, तो ये 1 1 हो गया। जी सर, अब ये 1 1 हो गया, ठीक है सर, अब ये 1 1 हो गया, है ना? एक ही बार काट रहा है। लेकिन क्या ये ऑन टू है? सर अगर मैंने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी होती तब तो ये ऑन टू फेल कर जाता। तो मेरे को ये बोला जा रहा है कि मैं नीचे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा तो मैं लाइन कहां ड्रॉ कर सकता हूं? मैं सिर्फ 0 या 0 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। आप यहां लाइन अगर ड्रॉ करते तो भी बेटा आपके पास कट मिलता, अगर आप 0 पर लाइन ड्रॉ करते तो भी आपके पास बेटा यहां पर कट मिलता, लेकिन उससे नीचे आते ही आपका कट नहीं मिलेगा, कट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि सर अगर मैंने सिर्फ इसके डोमेन को, फिर से बोल रहा हूं बच्चे, इसके डोमेन को 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया और रेंज को भी बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा सर? 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो जाएगा। यानी अगर मैंने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ को कहां से कहां बनाया होता? मैंने 0 से लेके इन्फिनिटी से 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही इस ग्राफ को ड्रॉ किया होता, तो ये फंक्शन कैसा होता सर? तो ये फंक्शन हो जाता 1 1 ऑन टू। और सर अगर ये 1 1 ऑन टू हो जाता
तो इसका मतलब ये था कि सर अब ये बाइजेक्शन है, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है ना। चीजें हैं बेटा, जब तक समझने की कोशिश नहीं होगी तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये चीजें हमें क्या करना है सर, ये डोमेन और कोडोमेन के साथ खेलना है। जितना अच्छे से हम लोग खेल पाएंगे उतना बेहतर। तो सर अब हमें बताइए कि अगर मुझे इसका इन्वर्स मिल जाता है, अगर मुझे इसका इन्वर्स मिल जाता है तो वो इन्वर्स फंक्शन कौन होगा, कौन होगा सर? इन्वर्स फंक्शन की खास बात यह है कि हम लोगों ने y बराबर अगर fx लिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? x की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त? अंडर द रूट y हो जाएगी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर द रूट y हो जाएगी ऐसे। सर लेकिन ये 1 1 ऑन 2 तो सिर्फ तभी होगा ना, ये 1 1 ऑन 2 सिर्फ तभी होगा जब हमने फंक्शन को इतने ही तक डिफाइन किया कि फंक्शन जो है वो सर जीरो से लेके इंफिनिटी इंफिनिटी तक है। कहां तक है? जीरो से लेके इंफिनिटी से लेके जीरो टू इंफिनिटी तक ही डिफाइन किया जा रहा है। तब मेरी x की वैल्यू जो होगी बेटा सिर्फ रूट y लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमारे फंक्शन का जो x है ना वो कहां से बिलोंग करेगा बेटा? यहां से बिलोंग करेगा, और y जो होगा बेटा वो यहां से बिलोंग करेगा, है ना। तो सर अगर x मेरा यहां से बिलोंग कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव नंबर्स का इंटरवल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए सर? x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए माइनस नहीं लेंगे। नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि x की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट y होनी चाहिए। ठीक है सर। और अगर मैं रेंज निकालने की बात करूं तो बेटा अंडर द रूट में जो भी एक्सप्रेशन होता है, अंडर द रूट में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब y मस्ट बी बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी। ये भी मुझे सबूत दे रहा है डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट से लेकर आए चीजों को। हाँ जी हाँ, जी हाँ सर। तो अब मुझे समझ में ये आया कि सर इससे मैं ये कहूंगा कि सर gy फंक्शन कौन है? सर gy फंक्शन रूट y हो जाता है। इनवर्स फंक्शन के हिसाब से हमने कहा कि सर ये gy फंक्शन को ही हम लोग f इनवर्स x में बदल देंगे तो इनवर्स फंक्शन कौन हो जाएगा सर? रूट x हो जाएगा। ओ तेरी, इतना सब है मैथ्स में एक साथ। हाँ, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपको इनके बीच में एक रस्सी बनानी है कि अच्छा ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा, रही है तो जुड़े हुए हैं। तो सर f इनवर्स x फंक्शन ये आ गया। तो अब अगर मैं इसका रूट x फंक्शन का क्या बनाना चाहता हूं दोस्त, रूट एक्स फंक्शन का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ये f इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? सर 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 बोलो यार। सर ऐसा होता है कि अगर f फंक्शन का डोमेन ये है, रेंज ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं f इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा, जब ये बाइजेक्शन हो जाएगा, जब मैं f इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसा करने से बेटा मेरा जीरो टू इन्फिनिटी इधर आ जाएगा तो कोई खास चेंज नहीं, और इधर भी बेटा जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा तो सर कोई खास चेंज नहीं। तो हमारे पास f इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, ग्राफ बनाकर दिखाएं दोस्त, ग्राफ बनाकर दिखाएं। सर ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूंगा तो रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर? रूट एक्स का ग्राफ यानी स्क्वायर रूट फंक्शन इसे कहा जाता है। तो हमने कहा सर हमारा जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। कहां से कहां तक सर? इसका डोमेन जीरो से लेके इंफिनिटी तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसका रेंज जो है जीरो से लेके इंफिनिटी तक रेस्ट्रिक्टेड है। और अब इसका ग्राफ कैसे बन जाता है दोस्त? ये बन जाता है जो कि y बराबर रूट एक्स के ग्राफ को डिनोट करता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर रूट एक्स। अब आप देखोगे कि सर अगर मैं इसके डोमेन और कोडोमेन को ध्यान में रखते हुए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पर दिखता है कि सर इसने भी यहां पर एक ही बार काटा, इसने भी एक ही बार काटा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है सर? ये तो 1 1 हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डोमेन एंड कोडोमेन। और सर यहां पर जब भी लाइन बनाएंगे तो एक बार जरूर काटेगा, तो सर ये ऑन टू भी हो जाता है। यहां से हमारी पिछले क्लास की थ्योरम याद आती है। सर कौन सी थ्योरम सर? हमारी ये कि सर अगर मेरा f फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन है, f फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन है, तो इसका मतलब e होगा कि सर f इनवर्स फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा सर? बाइजेक्शन होगा। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? ये थ्योरम बताया था कि नहीं बताया था कि सर अगर f फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन है तो f का इनवर्स जो होगा वो भी बाइजेक्शन होगा। बोलो तारा रारा, है जी? बढ़िया, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं सर? बढ़िया।
है ना, चीजों को कंबाइन करते हुए चलना है और इसी तरीके से चलना है। चलते हैं अगले टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ। बच्चे यहां पर हम लोग आ रहे हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि थोड़े से हेवियर हो जाते हैं। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये जनरली इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ एग्जांपल्स में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बेटा पॉपुलेशन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर काम करता है। या फिर आप मान लो आप लोन लेते हो तो लोन लेते हुए जो आपको इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे काम करता है। या फिर आप मान लो, अभी शायद से आप नहीं करते होगे, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे अगर कॉमर्स साइड में हैं तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे काम करती है कि आज अगर मैं 1,000 रुपए करके महीने महीने डालता रहूंगा तो आज से 20 साल बाद ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 40 लाख या 50 लाख रुपए हों, ऐसा हो सकता है। तो सर ये कैसे काम करता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे काम करता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि सर हमारे पास जो fx होता है वो a की पावर x के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। जहां पर a कौन है सर? a हमारा है कांस्टेंट। a कौन है सर? a एक कांस्टेंट होगा। कौन होगा दोस्त? a इज अ कांस्टेंट। हैं जी सर, a कांस्टेंट होगा। जी सर कोई बात नहीं, a कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इसमें तीन बातें ध्यान रखिएगा बेटा, तीन नहीं 4 बातें। पहली बात ये कि सर a अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। दूसरी बात सर a अगर इक्वल टू 1 है। तीसरी बात सर a अगर 0 से 1 के बीच में है। चौथी बात a अगर नेगेटिव है। ठीक है सर, ये 4 बातें। तो इसमें हम कहेंगे कि सर a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हमेशा ये इंक्रीज करेगा। सर ये अगर a बराबर 1 है तो ये किस में बदल जाएगा बेटा? ये कांस्टेंट फंक्शन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा सर? कांस्टेंट फंक्शन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सबसे पहला ग्राफ पढ़ा था, है जी। और सर यहां पर अगर 0 से 1 के बीच में है तो अब फंक्शन कैसा बन जाएगा सर? डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ये मुझे ना थोड़ा सा इधर की तरफ चाहिए था, मजा नहीं आ रहा है, ये सारा पेज ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर से लिखेंगे भाई, फिर से लिखेंगे, ठीक है। सर हम लोगों ने क्या लिया? fx बराबर एक फंक्शन लिया a की पावर x, जो कि हमारे पास क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहां पर a हमारे पास क्या है सर? कांस्टेंट है। दिस इज अ कांस्टेंट। ओके सर, अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो इन कांस्टेंट के हिसाब से हम लोग 4 कंडीशंस बनाएंगे बेटा। पहली कंडीशन क्या? कि सर a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। दूसरी कंडीशन सर a की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है। तीसरी कंडीशन a की वैल्यू जो है वो सर 0 से 1 के बीच में है। चौथी कंडीशन a जो है वो सर लेस देन 0 है ना। 4 कंडीशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, a ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है सर? इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसा सर? ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हमेशा चीजें बढ़ रही होंगी। a बराबर 1 होगा तो बेटा ये बदल जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन में चेंज हो जाएगा। आप खुद से सोचिए, a की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 की पावर कुछ भी डालो सर वो 1 ही रहेगा, तो fx बराबर 1 हो जाएगा। नाउ इट विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन जो कि y बराबर 1 से पैरेलल लाइन होकर गुजर रही होगी, ठीक है। सर 0 से 1 लेंगे तो अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग ना होकर कैसा फंक्शन बन जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये घट रहा होगा। और यहां पर बच्चा ग्राफ कैसा होता है? नॉट डिफाइंड होता है। कैसा होता है सर? नॉट डिफाइंड। नेगेटिव वैल्यू पर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनता है। यानी सर अगर मैं यहां पर ध्यान देने के लिए बोलूं आपको, तो ये फंक्शन देखो बेटा, जैसे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ जो है धीरे धीरे बेटा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जब x की वैल्यू बच्चे आप लोग 0 लेते हो तब y की वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा? y की वैल्यू 1 आती है। ये पॉइंट हमेशा 0 1 पर ही अटैक करेगा। तो ये कब का ग्राफ है सर? ये तब का ग्राफ है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा इस तरीके से। तो यहां पर अगर मैं कुछ चीजें देखूं तो मुझे पता लगेगा कि सर ये फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, यानी इसका डोमेन कितना हो जाएगा सर? इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। सर इसका रेंज कितना हो जाएगा? सर इसका रेंज ध्यान से देखना दोस्त, सर ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से नीचे कभी जा ही नहीं रहा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है। और एक्चुअली में ध्यान दे तो सर ये 0 को भी कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो यहां पर आप थोड़ा सा देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, लेकिन थोड़ा सा गैप है।
इस लाइन और इस कर्व के बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी आप चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक भी पहुंच जाओ तो भी उसके बीच में एक बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा गैप होगा, यानी हम कहेंगे कि सर इसका रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाता है। मान लो मैं फंक्शन को इन्हीं दोनों रीजन्स पे डिफाइन करता हूं तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। सर डोमेन इतना रख देते हैं और रेंज इतना रख देते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो उस कंडीशन में ये बोलूंगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 आपको दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 1 1 दिख रहा है। ऑन टू होगा सर, ऑब्वियस ही बात है, आपने रेंज को ही कोडोमेन बना दिया है तो 1 2 भी हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है। यहां देखिए इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि सर जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ जो है धीरे धीरे बेटा डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, वैल्यू गिरती जा रही है। ठीक है, वैल्यू गिरती जा रही है। ये तब होता है जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा देते हैं। सर जोक मार रहे हो? मैंने लगाए थे, हैं? मेरा पैसा ऐसे ही नीचे चला गया, मैं नहीं लगाता। अब ये पैसा तब होता है बेटा जब आप किसी बढ़िया जगह पर पैसा लगाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में जब पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे, आपको लगता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन होता क्या है, आपका पैसा धीरे 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 जीरो की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है और फिर आप लोग हो जाते हैं हताश, जैसा मैं हो जाता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत अभी भी है। ठीक है, हम यहां से पैसा डूब जाएगा, हम यहां लगाएंगे, हैं? बढ़िया, ठीक है, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हैं? ठीक है, तो इधर हमने कहा कि सर ग्राफ जो है ना धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है सर? ये वो कंडीशन है जब a की वैल्यू जो थी ना, a की वैल्यू 1 से छोटी थी लेकिन 0 से बड़ी थी। ये वो वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में ऐसा बन रहा है। और अगर यहां ध्यान दे तो सर ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बन रहा है, तो इसका ग्राफ का डोमेन कितना हो जाएगा सर? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका रेंज कितना हो जाएगा सर? इसका रेंज भी अगर देखें तो ये एक्चुअली में 0 को कभी टच नहीं कर रहा होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो हमारा रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर सेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो काफी चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, आगे चलते हैं सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग एंटर करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। अब लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है ये बेटा बिल्कुल अजीब सा काम करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, लॉगरिदम आप लोग पढ़ते ही हैं। तो लॉगरिदम फंक्शन में क्या होता है सर? ग्राफ डिफाइन होता है फिर से वैसे ही कंडीशन में, जिसमें मैं आपको ऐसे करके ही लिखता हूं। फिर से देखिएगा दोस्त, ऐसे ही करके लिखते हैं कि सर एफ एक्स बराबर हमारे पास लॉगरिदम में यहां पर बेस में a देंगे और यहां पर x देंगे। तो इसके अंदर जो समझने वाली चीज है वो ये कि सर a कौन है? a हमारे पास कांस्टेंट होगा। क्या होगा सर? a कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है जी सर, जनरली ये कांस्टेंट होता है, वरना हम सवाल बनाना चाहें तो यहाँ पे भी वेरिएबल ठूस सकते हैं, लेकिन उसको भी सिंप्लीफाई करके हम लोग कांस्टेंट में ही बनाते हैं। जी सर, तो ये एक ही जगह पे अगर e आ जाता है तो हम लोग उसे नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं। ठीक है, नेपियर्स लॉगरिदम हम लोग उसे कहते हैं। एंड ये एफ एक्स बराबर लॉग बेस ए एक्स है, तो सर इसमें भी कुछ वैसी कंडीशन बनेगी क्या? हाँ बेटा, इसमें भी बनेगी। पहली कंडीशन ये कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है सर, अगर a की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अच्छा, और अगर a की वैल्यू बच्चे क्या हो जाती है? a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में हो जाती है। अच्छा सर, ओके सर, और a की वैल्यू जो है बच्चे वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 से छोटी हो जाती है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए, इसमें क्या कन्वर्जन आपको समझना है। सर सबसे पहली चीज ये कि a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो अगेन मेरा ग्राफ कैसा बनेगा सर? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके अंदर बेटा नो ग्राफ नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड होता है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम से निकल कर आता है। इस ग्राफ में बेटा हमारे पास इंक्रीजिंग की जगह कैसा ग्राफ बनेगा दोस्त? उल्टा ग्राफ बनेगा, दैट इज डिक्रीजिंग ग्राफ यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। और इसमें भी बेटा हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। a की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो भी नॉट डिफाइंड कोई ग्राफ हमारे पास नहीं बनेगा। सर ये ऊपर वाला नॉट डिफाइंड क्यों है ये हमें समझा दीजिए बस। तो इसके लिए बेटा आपको एक प्रॉपर्टी को ध्यान देना होगा। वो प्रॉपर्टी कहती है लॉगरिदम की प्रॉपर्टी, कि लॉगरिदम बेस a में अगर b है तो आप इसे लिख सकते हो लॉगरिदम ऊपर b बेटा, नीचे लॉगरिदम a लिख सकते हो, और यहां पर आप लोग कोई भी नंबर डाल दो। तो मैं नेचुरल लॉगरिदम बनाने के लिए e को यूज करता हूं। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉगरिदम। ठीक है,
ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी चीज को अगर मैं अप्लाई करूं और मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं कि सर लॉगरिदम आपने यहां पर एक ही वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी, और यहां पर आपने कोई वैल्यू x डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्त, x डाल दिया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सर ये लॉगरिदम नेचुरल लॉगरिदम x हो जाएगा, और ये नेचुरल लॉगरिदम क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं सर लॉगरिदम 1 कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे ही बेटा लॉगरिदम 1 को आप 0 लिखोगे तो लॉगरिदम नेचुरल लॉगरिदम x के अपॉन में 0 आ जाएगा, जो कि आपको बोलेगा नॉट डिफाइंड। क्या बोलेगा दोस्त, नॉट डिफाइंड बोलेगा, है ना। समझ में आया, नॉट डिफाइंड। तो सर यहां से हमारे पास ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, लॉगरिदम 1 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए हम लोग ये बेस की वैल्यू 1 नहीं लेते हैं। तो ये वाला काम हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप लोग करेंगे इसके लिए, हैं जी, इस वाली प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है सर, ओके। तो अब आप देखिए कि सर इस वक्त ग्राफ जो है, अगर मैं देखूं तो सर ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव रीजन में इसका ग्राफ बन ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस में नेगेटिव रीजन में इसका ग्राफ नहीं बन रहा। सर इस वाले ग्राफ में भी नेगेटिव रीजन में इसका ग्राफ नहीं बन रहा। जी सर, नहीं बन रहा। यानी सर मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ में 0 भी इंक्लूड नहीं करना है। सर ये अगर 0 है तो 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा गैप आप देख पा रहे हैं, तो यानी 0 के भी बराबर नहीं है। ग्राफ किस पे बन रहा है सर, ग्राफ बन रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। यानी मेरा डोमेन कितना हो जाएगा सर, मैं x की वैल्यू कितनी डाल सकता हूं सर, x की वैल्यू मैं डाल सकता हूं 0 से लेके इन्फिनिटी में। ठीक है सर। अब इसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप कहेंगे सर रेंज का मतलब वाई एक्सिस देखना होगा। सर वाई एक्सिस में ये माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू हुआ और ये ऊपर 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 जाता जा रहा है, यानी सर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और ये ग्राफ जो है बेटा देखो इंक्रीज कर रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू क्या है सर, 1 से बड़ी वैल्यू रखवाई गई है। ओके, ऐसा है क्या, हाँ जी। तो यहां देखिए सर, यहां पर भी x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, सिर्फ 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी पर खत्म होगा। तो इसका मतलब सर डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, सर डोमेन यहां पर भी हमारा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जी सर, 0 टू इन्फिनिटी के बाद आप बोलेंगे सर रेंज जो है देखो सर इन्फिनिटी से शुरू होता है और माइनस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा रहा है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा सर, रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन ये ग्राफ आप नोट करेंगे कि सर ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग है। तो इस वक्त a की वैल्यू क्या होगी सर, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ये कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही होगी इस ग्राफ के लिए। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज मेरे आंखों के सामने नोटिस करनी है, वो ये कि सर जब हम लोगों ने a की पावर x का डोमेन देखा है ना, यहां पे देखना बेटा, जब हम लोगों ने fx फंक्शन लिया कि a की पावर x है, तो उसका डोमेन और रेंज हम लोगों ने क्या सेट किया था सर, डोमेन तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी था, है ना, रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी था। वहीं पर अगर मैं आपको ये कहूं कि gx फंक्शन जो है, अगर मैंने उसे लॉगरिदम x ले लिया, क्या ले लिया, लॉगरिदम x टू द बेस a ले लिया, तो g फंक्शन का डोमेन कितना हो गया था सर, 0 टू इन्फिनिटी हो गया था, और रेंज कितना हो गया था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया था। कुछ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कुछ सर, आ रहा है, आप बताओ, आप बताओ सर। ये कि देखो ये इसका जो डोमेन था दोस्त, वो इसका रेंज बन गया सर, इसका जो रेंज था सर वो इसका डोमेन बन गया। ओ हो सर, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। देखो इसका डोमेन इसका रेंज बन गया, इसका रेंज इसका डोमेन बन गया। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि इन्होंने डोमेन और रेंज अगर एक्सचेंज करे हैं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस are inverse functions of logarithmic functions? अगर आपने यही बोला है तो बिल्कुल सही बात आपको समझ में आती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, क्योंकि डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं जी। और भी इसमें और क्या सबूत है बेटा, सबूत नहीं बोलूंगा, इसको आप प्रॉपर्टी की तरह देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सपोज कीजिए आपने लिखा क्या
कि सर हमारे पास y बराबर जो है वो a की पावर x है, तो मैं इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा कि सर ये जो a है ये कौन है सर? ये बेस है। ये कौन है? ये बेस है। ये कौन है सर? ये पावर है। अच्छा, और ये कौन है सर? ये वैल्यू है। ये कौन है? ये वैल्यू है। अच्छा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना सर? अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसे अगर आप बदलना चाहते हैं दोस्त किस में? लॉगरिदमिक फॉर्म में, तो आप लिखेंगे लॉगरिदम, यहां लगाएंगे तो आप कहेंगे लॉगरिदम का बेस कितना हो जाएगा सर? a, क्योंकि बेस कितना था? a। बेस कितना था? a, तो लॉगरिदम का बेस भी a हो जाएगा। अब आप पावर को लिखेंगे यहां पर और इधर क्या आ जाएगा दोस्त? y आ जाएगा। नाउ दिस इज द लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना? दिस इज द लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। कैसे सर? सपोज कीजिए हम कहते हैं कि सर 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, तो इसका मतलब लॉगरिदमिक फॉर्म में लॉग बेस वैल्यू अगर मैं 2 देता हूं और यहां पर 1024 डालता हूं तो मेरा आंसर 10 आ जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो दोस्त, एक और एग्जांपल ले लो कि सर अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 5 जो है वो मैं 243 बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लॉगरिदम बेस वैल्यू अगर मैंने 3 डाला और यहाँ पर 243 लिखा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिटवीन लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो बेस आपका एक्सपोनेंशियल में होगा वही बेस आपको लॉगरिदम में रखना है। अब इसके बीच में एक और कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो है इनवर्स फंक्शन का सबूत। वो इनवर्स फंक्शन का सबूत क्या है बेटा? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर f और उसके इनवर्स फंक्शन का कॉम्पोजिशन किया जाए, चाहे वो f इनवर्स ओ एफ हो चाहे वो f ओ एफ इनवर्स हो, दोनों केसेस में सर हमारा आंसर क्या आता है सर? x आता है। दोनों केसेस में आंसर आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। ये बात हम लोग जानते हैं और समझते भी हैं। जी सर, अगर ये वाला जो फंक्शन आप लोग देख रहे हो, दिस फंक्शन इज y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सपोज दिस फंक्शन इज एफ एक्स बराबर a की पावर x हो जाता है। एंड हमने जैसा कहा कि सर ये f इनवर्स फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? लॉगरिदम बेस ax हो जाता है। तो सर इन दोनों का जो मिरर इमेज है, तो मिरर कहां पर सेट करना होगा सर? मिरर हमें सेट करना होगा इस वाली लाइन पर, और ये लाइन कौन है सर? y बराबर x लाइन है। ये बात ध्यान रखें दोस्त कि इनवर्स फंक्शन और कोई फंक्शन और उसके इनवर्स के अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसके बीच में मिरर बनाने वाला कौन होगा? मिरर बनाएगा y बराबर x लाइन। क्यों? क्योंकि सर ये जो y बराबर x यानी कॉम्पोजिशन के बाद जो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है यही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सर ये ग्राफ अगर ऐसे करके जा रहा है तो सेम इमेज बेटा ऐसे करके ये बन रहा है, तो ये एक तरीके की मिरर इमेज बना रहा है जिसका मिरर कहां पर है सर? एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है सर? एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आती है? ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को चलनी है। लॉगरिदमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनवर्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं, यहां से आगे डिस्कस करते हैं। सर अब हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े फंक्शंस जो कि बड़े दिक्कत देते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्राफ, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले सॉल्व करना सीखना है, बिकॉज सॉल्यूशन अगर करना आ गया तो आप इसको बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से चलते हैं दोस्त। एग्जाम्पल की हेल्प से ये कहता है, देखो पहले कहानी समझो, पहले भाई कहानी समझो। कहानी ऐसा कि सपोज कीजिए बच्चे, सपोज कीजिए आप एक रेस लगा रहे हो और यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ एक हर्डल है, यहाँ एक हर्डल है, यहाँ एक हर्डल है, यहाँ एंड इसी तरीके से हर्डल्स हैं। आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हो बेटा, है ना? आप यहां से दौड़ना शुरू करते हो। ये लीजिए भाई एकदम बढ़िया, आप यहां से दौड़ना शुरू करते हो। तो आप कहोगे कि सर जब आपने इस हर्डल रेस में से यहां से कूदी लगा के इधर पहुंच गए
तो आप अगली कूदी लगाओगे, फिर आप अगली कूदी लगाओगे, फिर आप अगली कूदी लगाओगे, फिर आप अगली कूदी लगाओगे, हैं जी, अगली कूदी लगाते रहोगे। लेकिन इसमें कैच पकड़ना दोस्त, कैच ये पकड़ना कि मान लीजिए आपने सबसे पहले वाली हर्डल पार कर ली, फिर दूसरी पार कर ली, फिर तीसरी पार कर ली, फिर चौथी पार कर ली, आप पांचवी, और इस तरीके से बेटा कहाँ तक हमारे पास ये हर्डल्स हैं सर? ये हर्डल्स हमारे पास मान लो कहाँ तक है बेटा? 100 तक है, मान लो। अभी के लिए हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन 100 तक अभी मैं रख रहा हूं, है ना, 100 तक हम लोग हर्डल्स रख रहे हैं। चलिए सर, आपने कहा हम 100 तक ही हर्डल्स को सेट कर लेते हैं। कहानी ये है कि मान लीजिए बच्चे, आप जब भागते हो तो हो सकता है भागते भागते आपने पहला हर्डल पार कर लिया, आपने दूसरा हर्डल पार कर लिया, आपने तीसरा हर्डल पार कर लिया, लेकिन चौथा हर्डल आने से पहले बेटा, चौथा हर्डल आने से पहले आप गिर जाते हो और आप चोट लग जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, किसी भी वजह से आप आगे हर्डल पार नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि ये सारे डिस्टेंसेस जो है बेटा वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, है ना, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर है, सब कुछ यूनिट मीटर्स के डिस्टेंस पर है, तो अगर आप यहां पर गिरते हो तो करीब करीब आप बेटा 3.6 मीटर्स पर आके गिर जाओगे। सर आपकी बात तो सही लग रही है, आप 3.6 मीटर्स पर आकर मान लो गिर गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि भैया आप गिरे तो 3.6 मीटर पे, लेकिन आपका जो स्कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो स्कोर होना चाहिए कि आपने सिर्फ थर्ड वाला हर्डल ही पार किया, आपने सिर्फ तीसरा हर्डल पार किया। तो उस हिसाब से ये कहता है, क्या कहता है सर? सुन सुन सुन, क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि सर अगर मैं 3.6 मीटर पर जाके गिरा तो सर मेरे को स्कोर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। सर इसका मतलब अगर मैं 3.95 मीटर पर जाके गिरता तो भी स्कोर बेटा 3 होता। सर अगर मैं 3.99999999 तक भी जाकर गिरता तो भी सर मेरे को स्कोर 3 ही मिलता, लेकिन अगर मैं फोर्थ वाले को पार करके गिरता तो सर मेरे को स्कोर 4 मिल जाता। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि भाई जब तक तुम्हारा हर्डल पार नहीं होगा तब तक तुम्हारा स्कोर उससे पीछे वाला हर्डल ही रहेगा, जब तक आपका अगला हर्डल पार नहीं होता है। सिमिलरली बेटा आप कोई भी वैल्यू यूज करो, लेकिन जब तक आप इंटीजर वैल्यू को नहीं पार कर रहे हो या फिर इंटीजर वैल्यू पर नहीं हो, तब तक आपका स्कोर जो होगा उससे पिछले वाला इंटीजर हो जाएगा, पीछे वाला जो उससे पहले इंटीजर आपने पार किया है। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कौन सा? वो ये कि सर अगर मैं नेगेटिव में चला जाऊं, नेगेटिव में माने सपोज कीजिए मैं माइनस के 0.5 लिखता हूं, तो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा बोलता है सर हम लोगों ने 0.5 यानी कि हमने 1 तो पार किया नहीं, इसका मतलब मेरा आंसर यहां पर 0 होना चाहिए, वो ये लिखता है। लेकिन बेटा इसे सोचो ना, थोड़ा सा सोचो। मैं इस चीज को अगर यहां से ऐसे करके आपको समझाऊं, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं सो दैट हम लोग इसके ऊपर काम कर सकें, हैं जी। अब देखना इसको, है ना, देखना इसको कि सर क्या समझाना चाहते हैं। सपोज करो बेटा ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 1 है, ये माइनस के 0 तो होता ही नहीं सर, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब जो हर्डल का नंबर है वो हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर से शुरू किया। मान लो भाई मेरी मर्जी, मैं करवा रहा हूं ये हर्डल रेस, मैं बोलूंगा कि भैया अगर तुमने पहले दोनों पे पहले ही गिर गए तो आपका मार्क्स नेगेटिव मिलेगा, आपका जो आपने जो स्कोर किया ना उसमें माइनस कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा मैं। तो उसने नेगेटिव से शुरू किया सर, नेगेटिव से शुरू किया तो वो आके कहां गिर जाता है सर? वो नेगेटिव 0.5 पे गिर जाता है, यानी अब वो आके कहां गिरता है सर? वो यहां पर गिर जाता है। ये कौन सी जगह है सर? नेगेटिव 0.5 है सर, नेगेटिव 0.5 पे गिर जाता है तो उसका स्कोर क्या हो गया? उसका स्कोर हो गया सर ये वाला, कौन सा? जब वो इस वाले हर्डल को पार कर चुका था तो इसके बाद आकर गिरा है ना, तो अब उसका स्कोर कितना हो जाएगा बेटा? उसका स्कोर हो जाएगा -1। यानी सर अगर मैं -1.39 लिखता हूं तो मैं -1 से पहले जाकर यहां कहीं गिर गया। -1.39 कहां आएगा सर? -1.39 यहां कहीं आएगा। तो अब हर्डल कितना देगा सर? हर्डल -2 देगा, यानी उससे पीछे वाला इंटीजर देगा ना भाया, उससे पीछे वाला इंटीजर देगा। -0.5 से अगर 0 जाते हो तो आप आगे वाले इंटीजर में चले गए ना भाई, आपको पीछे वाले इंटीजर में आना है। तो दिस इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं तो ग्राफिकली जब हम डिफाइन करते हैं दोस्त, ये चीज थोड़ा सा सीख लो कि सर अगर कोई गोला जो है वो भरा हुआ है,
अगर कोई गोला भरा हुआ है और अगर कोई गोला ऐसे खाली खाली बना हुआ है, कोई गोला अगर भरा हुआ है और कोई गोला अगर खाली खाली बना हुआ है, तो दिल खाली खाली नहीं करना सर, उसमें ये चीज लिख लेना कि ये वाला पॉइंट कैसा है सर, इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है और ये वाला पॉइंट बेटा नॉट इंक्लूडेड है। कैसा है दोस्त, ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड में गिना जाएगा, ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड में गिना जाएगा, ओपन डॉट और क्लोज डॉट। ठीक है सर। तो ये कहता है कि सर मान लीजिए यहां पर हमारा 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां -1 आएगा, यहां -2 आएगा, यहां -3 आएगा, यहां -4 आएगा। ये सब आप लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, 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 जी सर, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, ओके, यहां पर, ओके सर, और यहां पर, ओके सर, कौनो परेशानी एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि सर अगर ये जो प्लेयर है हमारा एथलीट जो है वो सर यहां पर आकर गिरता, यहां पर आकर गिरता, तो वो 1 और 2 के बीच में आके गिरा, यानी उसने फर्स्ट वाला हर्डल पार कर लिया था, तो उसका स्कोर कितना है सर, उसका स्कोर है 1। कितना है सर उसका स्कोर, 1। अगर मेरा एथलीट जो है वो 3 और 4 के बीच में आके गिरता, तो सर उसका स्कोर कितना हो जाएगा, सर उसका स्कोर हो जाएगा 3। अगर मेरा एथलीट जो है बेटा वो -2 और -1 के बीच में आके गिरता, मेरा एथलीट जो है वो -2 और -1 के बीच में आके गिरता, तो तब उसका स्कोर कितना होता, सर उसका स्कोर हो जाता -2, यानी -2 और -1 के बीच में है, तो उससे पीछे वाले इंटीजर में आना है ना, आया ना, ठीक है सर। अगर मेरा एथलीट जो है एग्जैक्टली यहां पर आके गिरता, कहां पर, 3 पर आके गिरता, अगर एग्जैक्टली 3 पर आके गिरता तब उसका स्कोर क्या होता, सर अगर वो 3 पर आके गिरा है तो इसका मतलब वो थर्ड हर्डल को पार कर चुका है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया सर, मेरा आंसर यहां पर 3 हो गया, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं कि सर अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 डाला है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये एक सीढ़ियों की तरह फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं सर, इस फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन के नाम से और जानते हैं कि ये सीढ़ियों का फंक्शन होता है सर, सीढ़ियां बनी होती हैं, इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। भाई समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई धांसू चीज नहीं है बेटा, आराम से आपको समझना है। और बेस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया कि हर्डल रेस करनी है, हर्डल रेस के हिसाब से आपको स्कोर लेना है, जिस हर्डल को आप पार कर जाएंगे वो स्कोर आपका हो जाएगा, बस उसी गेम में ये गेम चल रहा है? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर। क्या इसका आंसर कोई दे सकता है 4.000000000001 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए बढ़िया, आगे चलते सर। इससे बढ़िया कोई ग्राफ है क्या, इससे बढ़िया ग्राफ बेटा आपके पास आता है ये सुइयों वाला ग्राफ। ऐसा लग रहा है कि जमीन में सुइयां गाड़ रखी हैं, वो भी टेढ़ी हो गई हैं, कोई बहुत ही बेकार कारपेंटर है जिसको सुई मतलब कीले ठोकनी भी नहीं आती, कीले टेढ़ी ठोक दी हैं। तो ये फंक्शन क्या है बेटा, ये फंक्शन की खास बात ये है, इसकी खास, अच्छा सर इसका डोमेन और रेंज तो आपने बताया ही नहीं है जी, ये तो गलत बात है सर, आप आधा अधूरा बता रहे हो। तो देख लो भाई, डोमेन की बात करूं तो सर ये कंप्लीटली रियल नंबर लाइन पर बना हुआ है, तो इसका डोमेन जो होगा वो माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, नो डाउट। सर रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा मेरे पास बेटा क्या होगा, सेट होगा, जो कि एक इंटीजर्स का सेट डिनोट हो रहा होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। क्या है सर, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि जब भी आंसर आएगा वाई एक्सिस पे वो एक सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, यानी आपको जो भी स्कोर मिलेगा वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे मिलेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन 1 1 तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी लाइन टेस्ट बनाऊंगा तो सर एक लाइन, इधर देखो ना, एक लाइन में ऐसे करके अगर बनाऊंगा तो इसने कितनी बार काटा सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10,000 बार, 10 करोड़ बार, 15 करोड़ बार, 15,000 करोड़ बार, 20,000 करोड़ बार, बहुत बार काटा सर, बहुत बार काटा। तो सर ये इतनी बार काट रहा है कि ये 1 1 तो कतई नहीं कहला सकता, और ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स वगैरह तो होता ही नहीं होगा, है जी, बात समझ में आ गई। चलो इतनी सारी दिमाग लगाने के बाद हम लोग चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है सर? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली में सिंगल कोई फंक्शन नहीं होता है, ये दो फंक्शंस को मिलकर बनाया जाता है। ये बनाया जाता है बेटा एक आइडेंटिटी फंक्शन माइनस आइडेंटिटी फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बनाया जाता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बनाया जाता है। ये इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंस से बनता है। कैसे सर? कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स जो है बेटा इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ये क्या होता है सर? एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को माइनस करके बनाया जाने वाला फंक्शन होता है। इसकी खास बात क्या होती है सर? ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए मैं इस फंक्शन की वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं। मैं निकालता हूं सर व्हेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है सर? व्हेन एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2.5 ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। 2.5 लेंगे तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 2.5 डालूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2.5 हैं जी, और माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2.5 है ही, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? कह रहा है कि जो भी नंबर आपने लिया उसका फ्रैक्शन पार्ट मेरा आंसर होता है। क्या होता है सर? उसका फ्रैक्शन पार्ट, यानी उसका डेसिमल पार्ट मेरे को आंसर करता है। सर एक और एग्जांपल लो ना प्लीज, एक और एग्जांपल ले लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इधर देखो बेटा, व्हेन आप लोग क्या लेते हो? x की वैल्यू 3.9875 ले लेते हो, है ना? 39875 ले लेते हो। तो जब आप इसमें 3.9875 डालोगे तो x की वैल्यू 3.9875 हो जाएगा, और उसमें से आप 3.9875 को माइनस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से, तो ये तो सर 3.9875 ही रहेगा। इसमें से सर ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9875, यानी जो भी वैल्यू आपने यूज करी थी उसका फ्रैक्शन पार्ट मेरा आंसर हो जाता है। हाँ जी, डन। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, बात समझ में आती है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा बेटा जो भी y की वैल्यू आती है वो 0 से लेके 1 तक के बीच में ही आती है। 0 से लेके 1 तक के बीच में ही आती है। ये कहता है कि सर अगर मैंने 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लिया, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लिया, सपोज करो मैं ये वाला नंबर ले रहा हूं, और ये वाला नंबर क्या है सर? 0.673 है। क्या है सर? 0.673 है। तो इसका ग्राफ कहां बनेगा सर? ये यहां पर ऐसे करके बनेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? 0.673 हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं ये कहता हूं कि अगर ये मेरे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है, मैं पॉइंट लेता हूं सर यहां पर, इस जगह पर लेता हूं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1.673 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज 1.673। तो ग्राफ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? ग्राफ पर इसकी वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे करके और फिर ऐसे करके, है ना? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0.673। कभी भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही मेरा आंसर होगा। दिस इज इन दिस वे दिस फंक्शन इज वर्किंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसमें जो कैच होता है वो कैच ये कि सर अगर मैंने इंटीग्रल वैल्यू ले लिया, यानी कि मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं। सर एक और एग्जांपल लीजिए। उस एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन x बराबर, सपोज कीजिए मैंने इंटीजर ले लिया। क्या ले लिया सर? व्हेन x बराबर मैंने कोई इंटीजर वैल्यू 5 ले लिया, अज्यूम करो। तो आप जब ग्रेटेस्ट वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप 5 का निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 5 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 माइनस कर देंगे। हाँ सर। तो हम कहेंगे सर 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात थी ना कि सर 5 का फ्रैक्शन कितना? सर 5 का फ्रैक्शन होता है 5.0, तो फ्रैक्शन पार्ट 0। यानी अगर मैं इंटीजर वैल्यू पे खड़ा हूं तो यहां पर बेटा 0 आंसर आएगा, यानी यहां पर नॉट डिफाइंड आंसर होगा, यानी यहां पर नॉट इंक्लूडेड वाला आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो काफी हद तक बेसिक हमें समझ में आ गया है। सर ऑब्वियस ही बात है, ये फंक्शन भी 1 1 तो एक है ही नहीं। कैसे? अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारता हूं तो सर कितनी बार तो काट लिया, ये 1 1 नहीं है, तो इनवर्स कभी नहीं होगा। डोमेन और रेंज बता दो सर, इतना भी क्या गुस्सा होना उससे।
डोमेन बता दो। बेटा डोमेन देखो आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरे नंबर लाइन में आप बना सकते हो, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन रेंज की बात करें तो सर हमारा आंसर जो है वो 0 आ सकता है या फिर 1 के नीचे आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 1 के नीचे आ सकता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन तो है वो तो सर पूरा रियल नंबर लाइन है, लेकिन रेंज जो है सर 0 इंक्लूडेड होगा लेकिन 1 नॉट इंक्लूडेड होगा, यानी अपना फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है उतना ही पार्ट मेरा रेंज होगा। डन है सर, इनवर्स तो निकलेगा नहीं। आगे चलते हैं, एंड दिस इज सिग्नम फंक्शन, जो बड़ा काफी फेमस फंक्शन होता है। इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त। यहां पर क्या होता है, सिग्नम फंक्शन जो होता है ये भी दो फंक्शन से मिलकर बनता है। एफ को कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन डिवाइडेड बाय मॉडुलस फंक्शन, हैं जी। अच्छा, या फिर आप इसे उल्टा हुआ भी देख सकते हो दोस्त, आप इसे उल्टा भी देख सकते हो, या फिर मॉडुलस फंक्शन आपको ऊपर मिल जाए और आइडेंटिटी फंक्शन आपको नीचे मिल जाए। ठीक है सर, आपका कहना बड़ी करते हैं कि कोई सा भी ऊपर आ सकता है, यानी कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन कैसा दिखाई देगा, जब ये हमें दिखाई देगा तो एफ एक्स फंक्शन विल बी, या तो बेटा आपको एक्स अपॉन में मॉडुलस एक्स दिखाई देगा, या फिर आपको कैसा दिखाई देगा, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स दिखाई देगा। लेकिन सर हम लोग मॉडुलस एक्स फंक्शन के साथ तो डील करना जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग, मॉडुलस एक्स फंक्शन के साथ डील करना ये जानते हैं कि जब जब मॉडुलस एक्स होगा सर एक बार उसे प्लस एक्स लिखना है, एक बार उसे माइनस एक्स लिखना है। ये तब लिखना है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये तब लिखना है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और सर इक्वालिटी जनरली हम लोग ग्रेटर देन के साथ दे देते हैं, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें छोटा सा कैच है भाई, क्या कैच है जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मुझे एफ एक्स फंक्शन के बारे में बताइए ना, जो कि मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स है, जो कि मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा सर एक बार मॉडुलस एक्स को प्लस एक्स अपॉन में एक्स लिख दो, एक बार मॉडुलस एक्स को माइनस एक्स अपॉन में एक्स लिख दो। लेकिन ये कब लिखना दोस्त, ये तब लिखना जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये तब लिखना जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। हाँ जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मॉडुलस फंक्शन तो चेंज होगा, है ना। लेकिन सर क्या इसमें इक्वालिटी आएगी, नहीं बेटा इक्वालिटी नहीं आएगी। जब आप अगर इसमें इक्वालिटी मान लो लगा देते हो, आप x की वैल्यू 0 की बात कर रहे हो, सर x की वैल्यू 0 अगर ले लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। सर नीचे 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, नीचे 0 नहीं रख सकते ना सर, नीचे 0 नहीं रख सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए बेटा इसमें जनरली हम लोग इक्वालिटी खुद से डिफाइन नहीं करते हैं ना, डिपेंड्स की क्वेश्चन पूछने वाले ने आपको x बराबर 0 पर क्या वैल्यू दी है, ठीक है। तो सर अगर मैं प्लस एक्स को प्लस एक्स से काटूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस एक्स को माइनस एक्स से काटूंगा तो सर आंसर यहाँ पर -1 आ जाएगा। यानी ये कहता है जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है इन रेस्पेक्टिव रीजन पर, यानी सर ये वाला रीजन कौन सा है सर, ये वाला रीजन है x लेस देन 0। अच्छा सर ये वाला रीजन कौन सा है सर, ये वाला रीजन जो है ये हमारा है x ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना है सर, एफ एक्स बराबर 1 है। अरे हाँ सर एफ एक्स बराबर 1 है। और जब हमारे पास x लेस देन 0 है तब हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, -1 है। और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन सर हमें नहीं मालूम क्या वैल्यू रखता है, यहां भी नॉट डिफाइंड, यहां भी नॉट डिफाइंड और यहां भी नॉट डिफाइंड रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन में सर इसका ऑब्वियसली बात है डोमेन रेंज तो निकलेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 फंक्शन है ही नहीं, तो डोमेन इनवर्स नहीं निकलेगा। लेकिन डोमेन और रेंज हम लोग बता सकते हैं। बेटा डोमेन अभी के केस में मैं ये कहूंगा कि बेटा डोमेन आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब कुछ होगा, लेकिन बस 0 नहीं रख सकते, और 0 नहीं रखेंगे तो यहां से बेटा -0 हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और सर और अगर मैं रेंज की बात करूं तो सर रेंज में इसमें सिर्फ 2 ही तो वैल्यू आ रही है, या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है। तो इसका रेंज बेटा एक इंटरवल ना होकर सिर्फ एक सेट होगा जो कि -1 और 1 के साथ बन रहा होगा। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन।
बढ़िया भाई, ठीक है, सारा बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, पहला सवाल कह रहा है सर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स। ठीक है सर, एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रहा है सर, एक्स मॉड्यूलस एक्स दे रहा है। हम कहेंगे सर एक बार इसे एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स लिख दें, हाँ सर, और एक बार एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स लिख दें, हाँ सर। कब कब लिखें, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो ये फंक्शन किस में बदल जाएगा सर, ये बन जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मान गए सर, मान गए। अब इसका ग्राफ बनाना है सर, ग्राफ बनाना है तो हमने कहा ये सर एक्स एक्सिस है, ये सर वाई एक्सिस है। इसमें मुझे बोल रहा है कि सर ये वाला रीजन जब है, कौन सा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अच्छा। और ये वाला रीजन जो है दोस्त, ये वाला रीजन यानी जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो इस वाले रीजन में जब सर जब हमारा ग्राफ x ग्रेटर देन जीरो पर है, तब हमारा ग्राफ एक्स स्क्वायर की तरह बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा सर, y बराबर एक्स स्क्वायर की तरह बन रहा होगा। और जब हमारा लेस देन जीरो है, तो तब हमारा ग्राफ y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर की तरफ बन रहा होगा। लीजिए, हमारा ग्राफ बनाने का प्रोसीजर हो जाता है खत्म। हैं जी, बढ़िया, समझ में आ गया कि सर y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाता है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, नीचू की तरफ चला जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर, अगला सवाल नेक्स्ट कहता है सर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स। एफ एक्स बराबर x प्लस मॉड्यूलस x हमें करना है, तो सर हम लोग इसमें एक बार x प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक बार x प्लस माइनस एक्स लिख देंगे। ये कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तब। सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 2x आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। का ग्राफ कैसा दिखेगा सर, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ठीक है सर। ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा रीजन सर, ये वाला रीजन हो जाएगा वो रीजन जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा दोस्त, ये ग्रीन वाला रीजन हो जाएगा x लेस देन जीरो वाला रीजन। ये कह रहा है कि सर जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, 2x। क्या है, 2x है। यानी हमारी जो लाइन होगी वो 2 स्लोप के साथ एक लाइन जा रही होगी, y बराबर 2x ऐसे करके बन रहा होगा, है ना। और जब हमारे पास x लेस देन जीरो है, उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, 0 है, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो वो फंक्शन कैसा बनेगा दोस्त, ऐसे करके बनेगा। अरे हाँ सर, ये बन गया ना। ये कौन सा हो जाएगा सर, y बराबर 0 से डिनोट हो जाएगा, यानी x एक्सिस के ऊपर लाइन रहेगा। तो इस तरीके से अपना ग्राफ तैयार है। बढ़िया, चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस वन। भाई ये थोड़ा सा धांसू सवाल है, इसको प्यार से सीखना, प्रेम से सीखना, ठीक है। कौन सा प्रेम सर, वैसा ही प्रेम जैसा होता है। चलो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर हमारे पास मॉड्यूलस एक्स का एक पॉइंट आ जाएगा 0, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1। तो ये बेटा 1 से बड़ा वाला साइड होगा, ये 1 से इस वाला साइड होगा, ये 0 से इस वाला साइड होगा, और ये 0 से इस वाला साइड होगा। 4 साइड, मतलब 4 आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन है वो कुल मिला के 3 साइड्स। कौन कौन से सर, ध्यान से देखना, मैं फिर से लिख रहा हूं कि सर ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये वाली साइड अगर देखें तो सर x की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये वाली साइड अगर देखें तो सर x की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। 3 इलाकों में आपने नंबर लाइन को तोड़ दिया। हमने कहा सर मॉडुलस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आता है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस वक्त मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू आप लोग प्लस में ही x माइनस 1 लिखोगे। और उस वक्त सर अगर ये वाला रीजन जो है वो 0 से तो बड़ा है ही ना, यानी 0 अगर इधर है तो 0 से इस पूरे रीजन में क्या होगा सर, इस पूरे रीजन में मॉडुलस x की वैल्यू x लिखी जाएगी, और इसके इस वाले रीजन में मॉडुलस x की वैल्यू कैसी लिखी जाएगी, माइनस x लिखी जाएगी, है नी। ये बात समझते हैं सर। ये कौन सा रीजन है बेटा, ये 1 वाला रीजन है। कौन सा, 1 वाला रीजन है। तो 1 के इस तरफ वाले रीजन में मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 लिखी जाएगी, और इस वाले रीजन में मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू कैसी लिखी जाएगी, नेगेटिव में x माइनस 1 लिखी जाएगी। ये बात हम लोग समझ चुके हैं पहले ही, है ना।
अच्छे से समझ चुके हैं? यानी सर अगर मुझे एफ एक्स बराबर क्या दे रहा है, ये दे रहा है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1 दे रहा है, तो वी कैन से दैट कि सर सबसे पहले तो हमें 3 हिस्सों में तोड़ना है रीजन को। एक रीजन हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, एक रीजन हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और एक हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी वाली रीजन। 3 रीजन में तोड़ दिया? जी सर तोड़ दिया। अब आगे बताओ। आगे ऐसा कि बेटा जब हमने कहा कि 0 से छोटा है, 0 से छोटे वाले रीजन में ये रहा 0, ठीक है, 0 से छोटे वाले रीजन में सर हमारे पास मॉडुलस एक्स की वैल्यू भी माइनस एक्स है और मॉडुलस एक्स माइनस 1 की वैल्यू भी माइनस में एक्स माइनस 1 है। यानी इसकी वैल्यू आप लोग लिखोगे माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी लिखोगे बेटा माइनस में एक्स माइनस 1 लिखोगे। हैं जी? जी सर, बात समझ में आ गई। लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा, सर 0 से इस तरफ गए तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। हाँ सर। लेकिन मॉडुलस एक्स माइनस 1 की वैल्यू माइनस में मॉडुलस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यानी ये तो सर प्लस में लिखा जाएगा लेकिन ये माइनस में ही रहेगा। जी सर ठीक है। लेकिन x ग्रेटर दैन 1 जाओगे तो x ग्रेटर दैन 1 में बेटा मॉडुलस x की वैल्यू तो प्लस एक्स ही है, लेकिन मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू भी x माइनस 1 हो जाती है, तो ये भी बच्चे प्लस में ही रहेगा और ये भी प्लस में ही आ जाएगा। हैं जी? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स यानी माइनस के 2x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो प्लस वन वही 1 बन जाएगा। प्लस एक्स मिलाकर बेटा 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये कब है सर? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। ये कब है सर? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ये कब है सर? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। हैं जी? तो सर ग्राफ बनाना बताओ ना, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्त। वो मेहनत कैसे लगेगी? आपने कहा कि सर ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। थोड़ा सा नीचे और ले लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। कोई बात नहीं सर, एकदम बढ़िया। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 जो होगी। अच्छा मैंने कुछ चीज़ें ठीक करनी है पहले। ठीक है, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ और फिर उसके बाद बात करते हैं। इसने कहा कि सर ग्राफ जो है वो हमारा जब 0 से 1 के बीच में है तब हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर? एफ एक्स की वैल्यू 1 है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है। यानी जब 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ हमारा कैसा है सर? कांस्टेंट फंक्शन 1 है। क्या है सर? कांस्टेंट फंक्शन 1 है। ये कैसे डिनोट हो रहा है सर? एफ एक्स बराबर 1 से डिनोट हो रहा है। अब आप ये देखेंगे कि बच्चे ये तो प्लस का साइन होना चाहिए ना? हाँ, ये प्लस का साइन होना चाहिए। अच्छा सर, जब ग्राफ हमारा 1 से बड़ा है तब हमारा 2x माइनस 1 की तरह बिहेव कर रहा है। सर 2x माइनस 1 जो है एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 1। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा तो 1 पे आएगा। x की वैल्यू 2 डाली तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। यानी ये यहाँ से ये ग्राफ शुरू होगा और ये ऐसे करके चला जाएगा दोस्त, ऐसे करके चला जाएगा, एक 2 स्लोप के साथ ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा है बेटा? y बराबर या फिर एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 से ये डिनोट हो रहा होगा। ठीक है सर। अच्छा, जब ग्राफ हमारा कहां पर है सर? लेस देन 0 पर है, उस वक्त मेरा फंक्शन बेटा 1 माइनस 2x है। सेम लीनियर फंक्शन है लेकिन वो क्या है? नेगेटिव में है। तो उस वक्त मेरा ग्राफ कैसा बन रहा होगा बेटा? मेरा ग्राफ ऐसे करके नीचे आ रहा होगा। कैसे? ऐसे करके नीचे आ रहा होगा। ये ग्राफ हम लोगों को मिल रहा होगा और ये जो ग्राफ है बेटा ये कैसे डिनोट होगा? y बराबर 1 माइनस 2x से डिनोट हो रहा होगा। या फिर आप इसे बेटर लिखें तो यहाँ पर fx लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, लेकिन जितना बेहतर तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर तैयार हो रही होगी कि सर यहाँ पर ये वाला रीजन जो है, ये रीजन कौन सा है? ये वो रीजन है जहाँ x की वैल्यू 1 से 0 से बीच में है। ये वो वाला रीजन है जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये वो वाला रीजन है सर जहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है। उन पर्टिकुलर रीजन्स पे ग्राफ मुझे डिफाइन है। अब बात आती है सर इक्वालिटी आपने लगाई नहीं, तो बेटा ग्रेटर दैन पे इक्वालिटी लगा दो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। उस हिसाब से बेटा इक्वालिटी 1 पर है तो यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी यहाँ 0 पर है तो यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। समझ में आया? हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस कम आने वाले हैं, लेकिन
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एंटायर 12th में बहुत जरूरी है। तो आपको सभी ग्राफ्स के डोमेन कोडोमेन रेंज का पता होना चाहिए, वो 1-1 है या ऑन टू है या नहीं है, ये आपको देखना आना चाहिए। साथ ही मॉड्यूलस फंक्शंस के साथ डील करना आप लोगों को आना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ छोड़ रहा हूं कि अब आप लोग इसे अच्छे से अपने अंदर समाएंगे, समझेंगे कि सर ने क्या क्या बताया, किस तरीके से बताया। और फंक्शंस को डील करना पड़ेगा बेटा, आपको ग्राफ को डील करना पड़ेगा। ग्राफ आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है मैथमेटिक्स की, उसके बिना बड़ी दिक्कत होती है बेटा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप बड़े सवाल कर रहे होंगे तब आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो ग्राफ काफी हद तक आपको एक एक्सप्लेनेशन देता है। सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।